नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोदी मंत्रिमंडल के सबसे बड़े विस्तार को लेकर और जो ये मोदी 2.0 है, यानी 2019 में जब वापसी हुई तो उसके बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और फेरबदल है, और इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको इस पहले हिस्से में मैं बताना चाहूंगा कुछ प्रमुख हाइलाइट्स, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जिनका आपके लिए जानना जरूरी है और ये आंकड़ों की दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसमें 43 मंत्रियों की शपथ हुई है। इसमें 36 नए मंत्री और 7 मंत्रियों की पदोन्नति हुई है, यानी प्रमोशन हुआ है। 14 ऐसे मंत्री हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है और इनमें से 6 मंत्रियों को कैबिनेट स्तर का बनाया गया है। 46 मंत्रियों के पास केंद्र में पहले से ही काम करने का लंबा अनुभव है। 23 ऐसे मंत्री हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 18 ऐसे हैं जिनके पास राज्यों में मंत्री रहने का अनुभव है। 25 राज्यों के सांसद इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसके अलावा ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है दोस्तों अब तक का मोदी सरकार की। अगर मैं बात करूं, पहले कार्यकाल में भी इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं था। कुछ राज्यों की बात मैं अगर करूं दोस्तों, इसमें चुनावी राज्य भी, इसमें वो राज्य भी जहां पर भाजपा को जीत मिली, इसमें वो राज्य भी शामिल है जिसमें भाजपा का जो जनाधार है वो बढ़ा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी से 7 सांसद सर्वाधिक शामिल किए गए हैं, गुजरात से 5, बिहार से 2, एमपी से 1, असम से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 4, महाराष्ट्र से 4 और भी तमाम राज्य हैं। उत्तर पूर्व के राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से एक मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे देश के करीब 25 राज्यों से इस बार मोदी मंत्रिमंडल में 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ प्रमुख चेहरे, जिसमें यूपी से अनुप्रिया पटेल है, डॉक्टर SP बघेल हैं, पंकज चौधरी हैं, भानु प्रताप वर्मा है, कौशल किशोर है, BL शर्मा है और अजय कुमार मिश्रा है। बिहार से RCP सिंह है जो कि JDU में नीतीश कुमार के बाद दूसरा नंबर की पोजीशन रखते हैं। पशुपति कुमार पारस है, सब जानते हैं उनके बारे में। कर्नाटक से राजीव चंद्रशेखर है, शोभा करंदलाजे हैं, A नारायण स्वामी है, भगवंत खूबा है। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव है, MP से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र सिंह है, उत्तराखंड से अजय भट्ट हैं, मणिपुर से राजकुमार रंजन सिंह है। तो इस प्रकार से देश के तकरीबन सारे राज्यों से प्रतिनिधित्व शामिल है। आपको दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों को भी बहुत अच्छे से साधा गया है और तकरीबन हर जाति का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। प्रमुख तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें 27 ऐसे मंत्री हैं जो कि OBC हैं, 12 SC हैं, 8 ST हैं, 5 अल्पसंख्यक भी मौजूद हैं। अब ये जो OBC, SC और ST कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसके अंदर भी अलग अलग जातियों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है इस बार। तो तमाम सारी जातियों को इस बार फोकस में रखा गया है। पहले की तरह नहीं है कि एक ही जाति का इसमें वर्चस्व हो। इस बार कोशिश की गई है कि जो उनका वोट बैंक है उसको साधा जाए, जहां पर उन्हें संभावनाएं दिखती हैं अलग अलग राज्यों में, मसलन यूपी हो या गुजरात हो, क्योंकि यूपी और गुजरात बीजेपी की विचारधारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, RSS की विचारधारा के लिए भी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तमाम चीजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री बनाए गए हैं, और भी उनके पास एक मंत्रालय है, और अनुराग ठाकुर, इन दोनों ने, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इन दोनों ने अपना जो कार्यभार है उसे संभाल लिया है और अपना पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो उनको मिला है उसे संभाल लिया है, ऑफिस से आ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि अपडेट्स क्या है। आज शाम को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ भी उनकी बैठक होगी और उससे पहले उनकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। JP नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी नए मंत्रियों की मुलाकात होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम चीजें तो हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर देश के सबसे बड़े मंत्री या देश के मुखिया, प्रधानमंत्री के पास आखिर कौन कौन से मंत्रालय हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। उनके पास दोस्तों कार्मिक, जन शिकायतें, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मामले और अन्य सभी मंत्रालय जो भी किसी के पास ना हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास ये तमाम मंत्रालय हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको विस्तार से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसको लेकर पिछले कई सप्ताह से एक प्रकार से कयासों का दौर लगाया जा रहा था। सियासी गहमा गहमी बढ़ गई थी, तापमान भी बढ़ गया था।
लेकिन अंत में जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हो गया, यानी जब बुधवार 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार यानी कैबिनेट एक्सपेंशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के तहत एक्सपेंशन भी हुआ यानी विस्तार भी हुआ मंत्रिमंडल का, और साथ ही साथ कैबिनेट का रीशफल भी हुआ यानी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो गया। और इसके बाद ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और एक कहावत मुझे और याद आ रही है दोस्तों, और वो कहावत यह है कि दरअसल एक तीर से दो निशाने, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा उन्हीं तमाम बातों की, विश्लेषण अपने सामने रखूंगा दोस्तों आपके सामने कि आखिर इस पूरे के पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन या यूं कहिए कि इस पूरे के पूरे कैबिनेट के रीशफल में ये जो रीशफलिंग हुई है इसके क्या क्या बड़े बड़े निहितार्थ निकलकर सामने आते हैं और इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रमुख खबर है। देखिए कल यानी बुधवार को ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रपति भवन में ये आयोजित किया गया दोस्तों, और चकाचौंध ऐसी थी कि बड़े बड़े देश शर्मा जाएं। खैर इस घटनाक्रम से पहले तक एक प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे सियासी गलियारे हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो या विशेषज्ञ हो, इन तमाम लोगों के बीच कयासों और अटकलों का दौर जारी था। कई जगह स्थिरता थी तो कई जगह अस्थिरता थी। कई जगह सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि फला बंदे को लगा दिया जाए, फला बंदे को कैबिनेट में मंत्री पद दे दिया जाए, फला बंदे को हो सकता है कि स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, किसी फला नेता को हो सकता है कि कैबिनेट के ही मातहत जो राज्य मंत्री होते हैं उसका पद दे दिया जाए। तो इस प्रकार से तमाम ये अटकलें लगाई जा रही थी। और उस पर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 1.5 महीनों से प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मंत्रालयों के और मंत्रियों की एक एक करके उनकी समीक्षा कर रहे थे, उनके विभाग की, उनके मंत्रालय की परफॉर्मेंस की। उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, उसकी पूरी की पूरी समीक्षा कर रहे थे। इवैल्यूएशन हो रहा था, आकलन किया जा रहा था। और उसके बाद ये जो कल कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है इसमें जो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उसको जानने से पहले उसको मैं आपको सामने रखूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि इसमें कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों ये कि लोकसभा में जितने भी सांसद हैं इस समय उसके करीब 15% आप मंत्री बना सकते हैं। ये हमारे संविधान ने दे रखा है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो लिहाजा जितनी संख्या है उसके हिसाब से 81 तक मैक्सिमम आप मंत्री बना सकते हैं। और ये जो सरकार है दोस्तों इन्होंने 77 बना दिए हैं, यानी सिर्फ 4 लोगों का स्थान ही रिक्त पड़ा हुआ है। अब आपको याद होगा दोस्तों कि जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तो इन्होंने बात की थी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की। लेकिन आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि इस समय मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है, और कोविड के बाद से, तो कोविड के पहले भी हालात कोई सही नहीं थे, लेकिन कोविड के आने के बाद तो ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि मिनिमम गवर्नेंस हुआ है और मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है। इस दौर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में, वर्तमान समय में, वित्त मंत्रालय हो या श्रम मंत्रालय हो, पेट्रोलियम मंत्रालय हो या फिर कृषि मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो या फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, ये तमाम और इनके साथ साथ जितने भी मंत्रालय हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, सूची बहुत लंबी है, ये तमाम मंत्रालय फेल हुए हैं इस कोविड के दौर में। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, ये तमाम मंत्रालय और इनके मंत्री फेल हुए हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि भले ही जब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा था तो इस बार 15 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, और 28 ऐसे हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट के ही मातहत ये लोग आते हैं। तो यहां पर आप कुल मिलाकर देखिए कि इस बार 43 लोगों को मंत्री बनाया गया है।
वो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की सूची भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, किसको क्या विभाग मिला है, क्योंकि कल जब इसका एक्सपेंशन हुआ तो उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद सभी को पोर्टफोलियोज बांट दिए गए और एक साथ सूची नहीं आई, बल्कि एक एक करके बांटा जा रहा था। एक प्रकार से एक सस्पेंस बनाया जा रहा था। फिर देर रात ये पूरी की पूरी सूची निकलकर आ गई। हालांकि इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार चूंकि फैक्ट्स की ही बात चल रही है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तो उस दौर में 7 महिलाएं थी। इस बार 11 महिलाएं हैं। और 2019 में दोस्तों जब मोदी सरकार का कार्यकाल हुआ था, तो मोदी सरकार के कार्यकाल में उस दौर में दोस्तों 2019 में सिर्फ 6 महिलाएं थी और इस समय 12 महिलाएं हैं। अब यहां पर दोस्तों एक चीज का जानना आपके लिए और जरूरी है कि इसमें आखिर कौन कौन से जो मंत्री बनाए गए हैं, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, या यूं कहिए कि जो तमाम मंत्री हैं उनको क्या निर्देश दिया गया है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, मल्टीपल सोर्सेस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सभी को यह निर्देश दिया गया है कि शपथ के बाद आप सभी को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में ही रहने के निर्देश दे दिए हैं, रहना होगा। क्योंकि आपको पता है कि इस दौर में 19 जुलाई से मॉनसून का सत्र भी शुरू होने वाला है संसद का, और उसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि उसमें राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई एक साथ चलेगी। तो ये जो नए मंत्री बनाए गए हैं, इनका रोल बहुत अहम हो जाता है, इसलिए वहां पर इनसे जवाब भी लिए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी हंगामा करेगा, सवाल पूछेगा। तो लिहाजा इनकी जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए, इनके रोल को समझते हुए इन्हें दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया है स्वतंत्रता दिवस तक। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तक हमारे मोदी जो कैबिनेट है उसमें 53 मंत्री थे कुल, और 28 मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 12 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद ये 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अब यहां पर आप एक बात जान लीजिए दोस्तों कि जिन 15 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया है उनके नाम क्या हैं। उसमें नारायण राणे साहब आते हैं, उसमें सर्बानंद सोनोवाल है, उसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आरसीपी सिंह है, अश्विनी वैष्णव है, पशुपति कुमार पारस हैं, किरण रिजिजू हैं, राजकुमार सिंह है, हरदीप सिंह पुरी है, मनसुख मांडविया है, भूपेंद्र यादव है, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर शामिल हैं। इन लोगों का प्रमोशन भी हुआ है और इनको नया नया विभाग भी मिल गया है। इनमें से कुछ लोगों को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा चुके हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण बात, और वो जुड़ी हुई है ये कि दरअसल आखिर इनमें से, ये तो आपने सुन लिया कि कितने लोगों को कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि आखिर राष्ट्रपति ने किन लोगों के, किन ऐसे मंत्रियों के जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल थे, उनके इस्तीफों को, उनके त्यागपत्र को स्वीकृत किया है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आते हैं नाम, सबसे बड़ा नाम जो चौंकाने वाला है वो है रविशंकर प्रसाद साहब का। क्योंकि रविशंकर प्रसाद साहब का जो नाम है वो इसलिए आया क्योंकि वो कानून मंत्री भी थे और आईटी मिनिस्टर भी थे, और इस दौर में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की सोशल मीडिया वेबसाइट्स के साथ एक लड़ाई चल रही है रूल्स को लेकर, नए आईटी रूल्स को लेकर, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार रविशंकर प्रसाद के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है। हालांकि रविशंकर प्रसाद कोई नए मंत्री नहीं है, वो 2014 से ही मंत्री हैं, लेकिन इस बार उनका जाना, उनकी कुर्सी का छिनना, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार दरअसल रविशंकर प्रसाद के उस पक्ष से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो न्यायालयों में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, यानी सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे थे। हालांकि इस दौर में आपने ये भी देखा कि बड़े ही मुखर तरीके से सामने निकलकर आ रहे थे रविशंकर प्रसाद, लेकिन फिर भी आक्रामक ढंग अपनाने के बावजूद भी रविशंकर प्रसाद आज की डेट में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें थावर चंद गहलोत साहब भी इसमें शामिल हैं। उन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है मंगलवार को ही, एक दिन पहले ही। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री थे, और जाने से पहले उन्होंने कुछ घोषणाएं की जिसमें सीबीएसई का पैटर्न बदला, 50% का वो 2 बार हो गया है, और जेईई मेंस की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद अचानक से उनकी
कुर्सी भी चली गई। इस दौर में आप जानते हैं दोस्तों कि इंस्टीट्यूशन का या फिर जो एजुकेशनल कॉलेजेस है या स्कूल्स है, उनका कोई विजन किसी के सामने है ही नहीं। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा नीति लेकर आया नई, लेकिन उसके बाद कैसे उसका क्रियान्वयन हो, कैसे कोविड के काल में एग्जीक्यूशन हो, विजन हो, डॉक्यूमेंट्री किस प्रकार से हो, मिशन क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा इनकी कुर्सी भी चली गई। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय, डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी जाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मेरे लिए है पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर इनसे छीन ली गई है कुर्सी तो इसका अर्थ सीधे तौर पर यह बैठता है कि कोविड के प्रबंधन के तौर पर मोदी सरकार असफल हुई है। लिहाजा इनकी कुर्सी भी चली गई। और इस दौर में आपने देखा कि संकट जो आया, चाहे दवाइयों का हो, जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उनका हो, चाहे फिर बेड्स का हो, चाहे आईसीयू बेड्स का हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, सबको लेकर, कोविड वैक्सीनेशन का हो, तमाम चीजों को लेकर जिम्मेदारी तो तय होनी थी। और हमेशा से सवालों के घेरे में आते थे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि जब डॉक्टर हर्षवर्धन पर कोई आरोप लगता था तो ये उल्टा आरोप दूसरे पर ही लगा देते थे, यानी कोई अगर आरोप लगा रहा है तो उन्हीं पर ही आरोप लगा देते थे। लिहाजा इनके कार्यों से भी, इनकी जो इन्होंने काम किए उससे भी मोदी सरकार की छवि बिगड़ी है, खराब हुई है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब हुई है, तो इनकी कुर्सी भी चली गई। प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालते थे, मंत्री थे, उनकी कुर्सी भी चली गई, क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार की छवि को काफी नुकसान हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की छवि को सुधारने में, डैमेज कंट्रोल करने में प्रकाश जावड़ेकर साहब भी असफल हुए हैं, विफल हुए हैं, इसलिए उनकी कुर्सी भी चली गई है। संतोष कुमार गंगवार, आप जानते हैं दोस्तों कि बरेली से सांसद हैं, उन्होंने योगी सरकार पर भी सवाल उठाए थे। उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा संकट आ गया था, पूरे देश में था ऑक्सीजन का, लेकिन बरेली में भी था। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण इनकी कुर्सी भी चली गई। ये 1989 से सांसद हैं दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी कद्दावर नेता ये भी हैं। बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा और लोगों को अट्रैक्ट करने की दिशा में एक बड़ा चेहरा, उनको इस्तेमाल किया, उनके द्वारा बीजेपी ने अपना पैठ बना ली पश्चिम बंगाल में। आज बीजेपी के वहां पर सांसद भी 1 दर्जन से ज्यादा है, और आप जानते हैं कि 77 करीब वहां पर विधायक भी हैं। तो बीजेपी अब वहां पर एक मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। तो अब उन्हें बाबुल सुप्रियो जैसे ऑडियंस को या जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले लोग, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें आवश्यकता है सिर्फ खालिस शुद्ध रूप से उन लोगों की जो राजनीति करते हो। तो लिहाजा बाबुल सुप्रियो की भी छुट्टी हो चुकी है। धोत्रे संजय शामराव, रतन लाल कटारिया जो कि हरियाणा से आते हैं, प्रताप चंद्र सारंगी ये उड़ीसा से आते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब 2019 में इनको बनाया गया था तो इनकी सादगी की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, कितने साधारण है ये, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन अब इनकी कुर्सी भी चली गई है। और गई है सुश्री देवाश्री चौधरी की भी कुर्सी। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े नेताओं की भी कुर्सी गई है, और इसमें कुछ राज्य मंत्री की भी कुर्सी गई है, कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री की भी कुर्सी गई है। अब आपको बड़ी जल्दी से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कौन कौन से पोर्टफोलियोज, प्रमुख तौर पर सिर्फ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन कौन सी मिली है, क्योंकि वही मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत करूंगा दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, और जो कि बहुत जरूरी है। 43 लोगों का मैंने जिक्र किया था दोस्तों, और 15 का मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया था जिन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अब बाकी जो लोग बचे हैं 28, उनमें आप जान लीजिए कि कौन कौन से राज्य मंत्री की हैसियत संभालने वाले हैं। इसमें पंकज चौधरी हैं, इसमें अनुप्रिया सिंह पटेल हैं जो कि यूपी से आती हैं, आप जानते हैं कि अपना दल की वो हैं, और सांसद है मिर्जापुर से, और बहुत बढ़िया प्रभाव रखती हैं वहां पर माफ कीजिएगा पूर्वांचल में। सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, सुश्री शोभा करंदजले, और भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जारदोश, इन लोगों को शामिल किया है। मीनाक्षी लेखी को शामिल किया है, अन्नपूर्णा देवी को शामिल किया है, ए नारायण स्वामी को शामिल किया है, कौशल किशोर को, अजय भट्ट को, बीएल वर्मा को, अजय कुमार को, चौहान देवु सिंह को, भागवंत खुबा को, कपिल मोरेश्वर पाटिल को, प्रतिमा भौमिक को,
सुभाष सरकार को, भागवत किशन राव कराड़ को, राजकुमार रंजन को, भारती प्रवीण पवार को, विशेश्वर तुडू को, शांतनु ठाकुर को, मुंजापरा महेंद्र भाई को, जॉन बरला को, एल मुरुगन को, निशित प्रमाणिक को। तो इन लोगों ने शपथ ली है दोस्तों। कुल मिलाके 43 लोग ये आते हैं, इनकी संख्या है। अब आपको दोस्तों मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि आखिर किन किन लोगों को कौन कौन से पोर्टफोलियोज मिले हैं। देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह साहब जो कि मोदी सरकार में दूसरे नंबर के पोजीशन रखते हैं, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिली यानी रक्षा मंत्रालय। सभी को पता है इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है। यह आप जान लीजिए कि एक नया मंत्रालय बना गया है जो कि सहकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और मंगलवार को इसकी घोषणा हुई रात को, और फिर इसके बाद पहले इसके जो मंत्री होंगे वो होंगे गृह मंत्री अमित शाह ही। नितिन जयराम गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जिम्मेदारी उनके पास है। निर्मला सीतारमण के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही जिम्मेदारी है साफ तौर पर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय और फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय है। पहले इनके पास ज्यादा मंत्रालय होते थे, 3 होते थे, अब इनके मंत्रालयों की संख्या घटा दी गई है। सुब्रमण्यम जयशंकर आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट है, विदेश मंत्रालय वो संभालते हैं। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को संभालेंगे। जुबिन ईरानी, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है दोस्तों। साथ ही साथ पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। यानी इनके पास जो रेल मंत्रालय था उन्हें इससे मुक्त कर ये तमाम मंत्रालय दे दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, ये पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, अब ये शिक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल के बाद अब इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इनके पास है। प्रहलाद जोशी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। नारायण तातू राणे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं जिस टाइम पर वो कांग्रेस में थे। उसके बाद एक कोंकण से आते हैं, महाराष्ट्र का एक इलाका है, तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई सेक्टर की जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल असम के एक बड़े चेहरे, और पहले वो मुख्यमंत्री थे लेकिन इस बार जब असम में भाजपा फिर से वापसी की उसने, तो उस दौर में फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए और इन्हें केंद्र में ले आया गया और इन्हें बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्टर ऑफ आयुष, यानी आयुष मंत्रालय इनके पास है और पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का मिनिस्ट्री भी इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी एकमात्र मुस्लिम चेहरा बीजेपी या एनडीए की सरकार में मोदी सरकार में, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, अल्पसंख्यक मामलों के ये मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। श्री गिरिराज सिंह आप जानते हैं कि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है इनके पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा की सरकार बन गई एमपी में, उसके बाद उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया और उसके बाद इन्हें अब एक लंबे इंतजार के बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दे दी गई है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास आ गया है उसकी जिम्मेदारी। रामचंद्र प्रसाद सिंह इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आ गई है दोस्तों। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है इनके पास, यानी रेल मंत्री अब होंगे आपके अश्विनी वैष्णव। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि पशुपति कुमार पारस एलजेपी से सांसद हैं और अभी उन पर बागी होने के, उनके विद्रोह करने के उन पर आरोप लगाए गए हैं। चिराग पासवान और विरासत को लेकर जो पूरी की पूरी लड़ाई है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, उसके बाद वहां पर ये गहमा गहमी है बिहार में एलजेपी पार्टी के भीतर। लेकिन मोदी सरकार ने एक संदेश दे दिया है कि हम पशुपति कुमार पारस को माफ कीजिएगा, इन्हें हम मंत्री बनाएंगे, और इस पर काफी ज्यादा नाराजगी भी व्यक्त की है चिराग पासवान ने। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दे दिया गया है जो कि इन्हीं के बड़े भाई रामविलास पासवान जी के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है।
किरण रिजिजू के पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, यानी कानून मंत्रालय अब किरण रिजिजू के पास आ गया, इनका प्रमोशन हुआ है दोस्तों। राजकुमार सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी है। हरदीप सिंह पुरी साहब, इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और नेचुरल गैस आ गई है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके पास है। मनसुख मांडविया, जिन्होंने जगह ली है हर्षवर्धन साहब की, उनके पास आ गए हैं, वो अब देश के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इनके पास है। भूपेंद्र यादव साहब को अब लेकर आया गया है, इनको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण मंत्री इनको बनाया गया है। और श्रम मंत्रालय भी इनके पास है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे साहब को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज बनाया गया है। पुरुषोत्तम रुपाला को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का काम दिया है, ये गुजरात से आते हैं। जी किशन रेड्डी साउथ में, दक्षिण में एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए और सिकंदराबाद से सांसद भी हैं। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया गया है। अनुराग ठाकुर साहब को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब इनके जिम्मेदारी होगी। और खेल मंत्रालय, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की भी मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है वो इनके पास आ चुकी है। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। और बहुत अहम हो जाता है कि आखिर इनके पास जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं नोट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मंत्री और रह चुके हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप जानते हैं दोस्तों कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इंडिपेंडेंट चार्ज है, उसमें राव इंदरजीत सिंह है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं। बाकी मैंने आपको जो स्टेट के मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उसमें श्रीपद यसो नायक हैं, फगन सिंह कुलास्ते हैं, इसमें प्रहलाद सिंह पटेल है, अश्विनी कुमार चौबे हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह है, श्री किशन पाल है, श्री दानवे राव साहेब दादा राव है, रामदास अठावले हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, संजीव कुमार बालियान है, इसमें नित्यानंद राय है, पंकज चौधरी है, अनुप्रिया सिंह पटेल है, एसपी सिंह बघेल है, राजीव चंद्रशेखर है, सुश्री शोभा करंदजले है, भानु प्रताप सिंह वर्मा है, दर्शन विक्रम जरदोश है, वी मुरलीधरन है, मीनाक्षी लेखी है, सोम प्रकाश भी है, इसमें रेणुका सिंह सरूत है, रामेश्वर तेली है, कैलाश चौधरी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, ए नारायण स्वामी है, कौशल किशोर है, अजय भट्ट हैं, बीएल वर्मा है, अजय कुमार है, देवनुष चौहान है, भागवंत कुबा है, कपिल मुरेश्वर पाटिल हैं, सुश्री प्रतिमा भौमिक हैं, सुभाष सरकार हैं, भागवत किशन राव कराद हैं, राजकुमार रंजन सिंह हैं, भारती प्रवीण पवार हैं, विशेश्वर तुडू हैं, शांतनु ठाकुर हैं, मुजम्पारा महेंद्र भाई हैं, जॉन बरला है, मुरुगन है, निशित प्रामाणिक हैं। तो ये पूरे की पूरी एक लंबी सूची है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताई। 77 लोगों के नाम मैंने आपके सामने जिक्र किया। स्टेट में बहुत सारे थे तो समय अनुमति नहीं दे रहा है कि मैं सबका इंडिविजुअली बताऊं, समय आने पर आपको बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन अभी इस समय ये बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। अब यहां पर दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इसमें बड़े बड़े संदेश क्या निकलते हैं। देखिए जो ये मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें चुनावी गणित को साधने का प्रयास किया गया, इनफैक्ट साधा गया है, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में, 2016 में, 2017 में जब मोदी 1.0 का पहला और दूसरा और तीसरा कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, उस दौर में जब ये इनका पहला कार्यकाल था, तो उस दौर में भी 2014 में जब हुआ तो 15 में बिहार में चुनाव थे, 16 में जब हुआ तो गुजरात में चुनाव थे, 17 में जब हुआ तो यूपी में चुनाव थे। ऐसे करते करते और फिर 17 के बाद जब 17 में हुआ तो 18 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक राज्य में और चुनाव थे। तो यहां पर तमाम जगह, छत्तीसगढ़ में थे चुनाव। तो इस प्रकार से उस दौर में भी अगले अगले साल को लेकर एक प्लानिंग की गई और फिर इसमें एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। तो इस दौर में भी दोस्तों 2019 में जब ये मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आई तो 7 बरस के बाद अब ये पहला विस्तार हुआ है। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चुनावी गणित को साधने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी हुई है, क्योंकि इस बार 27 ओबीसी भी शामिल हुए। इसमें SC ST कैटेगरी के
लोगों को भी, नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक भी मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब इसमें शामिल है। इस बार इसकी जो औसत एज है दोस्तों इस पूरे की पूरी कैबिनेट की, वो 58 हो गई है, जो कि पहले 62 हुआ करती थी, क्योंकि इस बार काफी युवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और भी बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं। साथ ही साथ एक बार इसमें और आप एक चीज जान लीजिए कि इस बार युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है, उनकी नुमाइंदगी को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो छोटे दल हैं उन्हें अपने साथ किस प्रकार से रखा जाए आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि बदलता हुआ वक्त है, बदलती हुई परिस्थितियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से। और मोदी सरकार इस बात को जानती है कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अकेले, शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी अब ये समझ चुकी है, और आप जानते हैं कि पंजाब में और महाराष्ट्र में उसके पुराने सहयोगी उसका साथ छोड़ भी चुके हैं। लिहाजा बीजेपी इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि हम अपने सहयोगियों को नाराज करें। लिहाजा इस बार जेडीयू से भी मंत्री है, इस बार अपना दल से भी मंत्री है, इस बार एलजेपी के बागी सांसद साहब को भी बनाया गया है, पशुपति पारस को। यानी छोटे गठबंधन, जो छोटे दल है उनके गठबंधन के जो साथी हैं एनडीए के, उनके सहयोगियों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। अंतर कलह जो पार्टी के भीतर है उसे भी दूर करने का प्रयास किया गया, और जो गठबंधन दलों के बीच जो है, जो घटक दल है इसके, उनके साथ जो बीजेपी की कलह मची हुई है उसे भी समाप्त करने के इरादे से ये पूरा का पूरा विस्तार हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने राज्यों के भीतर, आप जानते हैं कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है, और इसी चीज का फायदा हमारे राजनेता उठाते हैं। जब उन्हें वो लूप होल्स दिख जाते हैं जो समाज के भीतर पहले से ही मौजूद होते हैं, तो फिर वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं कि राज्यों के भीतर अपने अपने स्तर पर अलग अलग क्षेत्र हैं। मसलन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप जानते हैं कि पूर्वांचल का हिस्सा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो इस प्रकार से अवध का हिस्सा है। तो 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। गुजरात को अगर आप देखें तो गुजरात भी कई हिस्सों में बटा हुआ है, महाराष्ट्र भी बटा हुआ है, कोंकण आता है, वहां पे मराठवाड़ा आता है, विदर्भ आता है। तो इस प्रकार से देश के कई ऐसे राज्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बटे हुए हैं। लिहाजा मोदी सरकार ने यह भी कोशिश की है कि हम उस राज्य के जहां पर चुनाव भी है और जहां पर विपक्ष की सरकार है, यहां पर या फिर जहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहां पर वो उन नेताओं को भी निकल कर आए, किसी को रिवॉर्ड करें, किसी को अवार्ड दें, और किसी का उसमें अपना उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उस समुदाय का, मसलन मतुआ समुदाय का जो पश्चिम बंगाल में आता है और बहुत बड़ा समर्थक होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, उन्हें भी अपनी तरफ खींचने की दिशा में उनके भी एक प्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से बीजेपी ने तमाम चीजों को साधा है। इसमें शुद्ध रूप से एक ही कारण है कि सत्ता किसी प्रकार से हथिया ली जाए, और अब देश की जो जिम्मेदारी है वो इन 77 लोगों के हाथों में है। यानी ये जो 77 मंत्री हैं ये हमारे नीति निर्माता हैं, और इन्हीं के हाथों में देश को संवारने की सारे के सारे वो शक्तियां मौजूद हैं, सारे के सारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनके पास मौजूद हैं। और एक प्रकार से जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी सरकार, जो मोदी साहब को समझने वाले लोग हैं दोस्तों, वो ये कहते हैं कि मोदी जो है वो दरअसल इस शैली में काम करते हैं कि जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है तो वो अपने विरोधियों को, जनता को मैसेज देने के इरादे से कैबिनेट का एक्सपेंशन और रिशफल करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बात और निहितार्थ जो इसका निकल रहा है वो ये भी निकलकर सामने आया है कि मोदी सरकार ने उन मंत्रियों से रेजिग्नेशन भी ले लिया है, उनसे त्यागपत्र लिया है जो फेल हुए हैं बुरी तरीके से। ये एक अच्छा स्टेप है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री अभी भी मौजूद हैं जिसमें पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, हालांकि उनका विभाग बदल दिया गया है, लेकिन उनसे उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग बदलकर उन पर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया गया, और जो सॉफ्ट टारगेट हैं उन्हें निपटा दिया गया, उनकी कुर्सी छीन ली गई है। वित्त मंत्रालय आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी के पास है, और उनके दौर में कितनी खराब हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन उनका विभाग अभी भी सुरक्षित है। हो सकता है आने वाले समय में उनको भी बदल दिया जाए और किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी टेक्नोक्रेट को लेकर आया जाए। बहरहाल अगर बात इस प्रोफेशनलिज्म की हो रही है तो इस बार 13 एडवोकेट्स को शामिल किया गया है, 6 डॉक्टरों को शामिल किया गया है, 5 इंजीनियर्स हैं, इसमें 7 सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस स्तर के नेता, स्तर के लोग शामिल हैं। तो इस बार एक प्रकार से प्राथमिकता दी गई है उन लोगों को जो शिक्षित हैं, जो उच्च शिक्षा में प्राप्त हैं और जो अनुभवी हैं, और साथ साथ डोमेन के स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन एक्सपर्ट हैं। तो ये अच्छी बात है। उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से मोदी साहब ने जो पूरा का पूरा खाका बनाया है, पूरा का पूरा ये जो मसौदा बनाया है, ये मंत्री अच्छे से काम करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सिर्फ मंत्रालय संभाल कर और एक औपचारिकता ना निभाएं, देश के लोगों को सहूलियत फराहम करें।
हालांकि एक बहुत ही दुखद पहलू यह है दोस्तों, हमारे देश का सबसे दुखद पहलू यह है कि इस देश में ऐसा मान लिया जाता है कि अगर हमने किसी समाज के या किसी धर्म के या किसी वर्ग विशेष के या किसी क्षेत्र विशेष के या किसी भी तौर पर, सामाजिक तौर पर, लैंगिक आधार पर या धार्मिक, जातिगत या क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के प्रयास में अगर हमने उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बना लिया तो फिर हम उस समाज के भीतर आ गए। मसलन पंजाब में आप जानते हैं कि इस समय किसान आंदोलन बहुत चरम पर है और सबसे ज्यादा नुकसान भी पंजाब में ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अगर मैं इसकी बात करूं कृषि आंदोलन के बीच, कृषि कानूनों के खिलाफ जो हो रहा है, तो अगले बरस आप जानते हैं कि पंजाब में भी चुनाव है और अकाली दल पहले से ही रूठ चुकी है बीजेपी से। लिहाजा बीजेपी फिलहाल ज्यादा तो पंजाब को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाई है, लेकिन एक सिख नेता हरदीप सिंह पुरी है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, और उसमें सोम प्रकाश हैं जो कि राज्य मंत्री हैं। तो वहां पे पंजाब का भी रिप्रेजेंटेशन लाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, तो वहां से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। अगर मैं बात करूं आपको गुजरात की, तो वहां से भी 5 लोगों को मंत्री बनाया गया। पटेल समुदाय जो वहां पर सबसे ज्यादा खासा प्रभाव रखता है और नाराज भी है, हार्दिक पटेल का केस सबको पता है, उनके इर्द गिर्द राजनीति वहां की जो पटेल समुदाय की है वो घूम रही थी, लिहाजा उसे भी टारगेट करने के लिए, और चूंकि अगले बरस के अंत में गुजरात में भी चुनाव है, तो वहां पर एक प्रकार से प्रयास किया जाएगा कि भाई हम किसी प्रकार से गुजरात को भी या ये पटेल समुदाय को अपने हिस्से में ले लें। ओबीसी समाज जो कि देश में सबसे बड़ा समाज है, उसको भी टारगेट किया जाएगा पॉलिटिकली, उन्हें भी अपनी तरफ लेकर आया जाए। इसलिए ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज्यादा इस बार रखा गया है, 27 इसमें शामिल हैं। सिमिलरली अगर मैंने आपको बताया पहले भी कि वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूं तो वहां पर ममता बनर्जी एक बड़े धड़े के रूप में सामने निकल कर आई हैं। हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अपना दायरा बढ़ाया है, लेकिन अभी भी वो वहां पर विपक्ष में मौजूद है। तो बीजेपी भी चाहती है कि हम अगली बार जब 24 उनकी जो निगाहों में है उसे टारगेट करें, तो एक प्रकार से हम बंगाल के भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। तो कुछ लोगों की छुट्टी कर दी और कुछ लोगों को अपने यहां नए चेहरों को जगह दे दी। महाराष्ट्र की भी सिमिलरली ये बात है कि शिवसेना जब से अलग हुई है तो वहां पर आप जानते हैं कि कांग्रेस एनसीपी के साथ वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। तो ये चाहते हैं कि एक प्रकार से महाराष्ट्र के भी कुछ बड़े चेहरों को सामने लेकर आ जाए जहां पर बीजेपी नहीं है। लक्ष्य सिर्फ एक है कि जिन जिन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को हम अपनी पार्टी में मिलाएंगे, भले ही वो पहले किसी भी पार्टी में मौजूद हो, वो मोदी साहब का चेहरा लेकर अपने अपने जब क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने जब निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने दबदबे वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर मोदी साहब का चेहरा लेकर जाएंगे और उसके बाद उनका प्रचार होगा। और ये एक लक्ष्य है, ये सोच है कि हमें फायदा होगा आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो ये सारी की सारी दोस्तों समीकरण है। हालांकि तर्क आपको इसमें नहीं खोजना है क्योंकि रीजंस कोई नहीं दिए गए हैं। आप जानते हैं हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, रीजन आना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए, लेकिन ये तमाम चीजें बंद कमरे में होती हैं और उसके बाद सिर्फ घोषणाएं हो जाती हैं। तो तर्क तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये जो तमाम मैंने आपको बताए हैं इनकी मदद से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक प्रकार से ये जो हुआ है ये इसमें बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, और इस इरादे से हुआ है कि थोड़ी सी नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराकर, और नए चेहरे भी इस प्रकार के कि जनता जानती भी नहीं है। और पहले भी ऐसा ही था कि 4 या 5 मंत्रियों से ज्यादा हम लोग नहीं जानते थे, आम जनता। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि 5 या 6 जो बड़े हैवीवेट्स हैं जिनके विभाग ज्यों के त्यों बरकरार हैं, उनके अलावा तमाम जो लोग हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको जनता जानती होगी। तो बहुत जरूरी है कि एक पॉपुलर फेस को लेकर आया जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कैसे शख्स को लेकर आया जाए जो काम करे, जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो। हालांकि बहुत सारे सवाल इस पर उठेंगे कि कुछ लोगों ने इसमें भड़काऊ बयान दिए, वो मंत्री बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई किसी और पार्टी से आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके साथ कोई और भी विवाद होगा, लेकिन ये सब चलता रहेगा। ये राजनीति है, देश हमारा, आप जानते हैं कि राजनीति यहां पर पग पग पर होती है, इस पर नहीं ध्यान देना है। लेकिन एक चीज और है दोस्तों कि अब जो जिन बड़े बड़े हैवीवेट्स को निकाला गया है, जिनका इस्तीफा लिया गया है, उन्हें कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कुछ ऐसे नाम भी इस दौर में आए, जैसे सरप्राइज ये हुआ कि किन किन लोगों से इस्तीफा ले लिया गया, उस प्रकार से सरप्राइज ये भी हुआ कि जिन लोगों के नाम चल रहे थे, मसलन सुशील मोदी का नाम चल रहा था, मसलन तीरथ सिंह रावत का भी नाम चल रहा था, मसलन बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको कहा जा रहा था कि अगर इनको हटाया गया है तो इनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको निराशा हाथ लगी है। और जिनका इस्तीफा ले लिया गया उनके लिए तो रात बहुत भारी हो गई है, क्योंकि वो अपने पद से डिमोट हो गए हैं, और जिनके प्रमोशन हुए, जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और आशा है। तो अब देखना यही होगा दोस्तों कि मोदी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसका जो पहला एक्सपेंशन हुआ है,
इसके ये मंत्री किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। और उम्मीद करके रखिए दोस्तों कि जब उत्तर प्रदेश के समेत 5 राज्यों के जब चुनाव हो जाएंगे, या ये समझिए कि जब अगले बरस गुजरात के चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद एक बार फिर से आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।